अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फिनोल्स। इस वीडियो में हमने पढ़ना है फिनोल्स के बारे में, इनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस ये किस टाइप के देते हैं एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ फिनोल्स। सो फिनोल्स क्या है? दे आर अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड टू एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग यूजुअली बेंजीन रिंग को कहा जाता है। तो अगर इस बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है तो जो कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड आपका बनता है उसको कहा जाता है कि ये फिनोल है। OH group is the functional group of phenol. Although phenol and alcohol both contain hydroxyl functional group, but they differ widely in their properties. अच्छा, अब जिस तरह से पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल कभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि उनमें ओपन चेन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है विद दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और फिनोल में एरोमेटिक रिंग अटैच्ड है। ठीक है, ये आपका अल्कोहल्स का अल्काइल ग्रुप हो गया है। तो अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है विद दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और फिनोल में एरोमेटिक रिंग अटैच्ड है विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लेकिन फिर भी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इसका रीज़न यही है, अल्काइल ग्रुप की बिल्कुल मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एरोमेटिक रिंग की बिल्कुल मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चूँकि वो जिस चेन के साथ लिंक्ड हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, तो इस वजह से पूरी जो इनकी क्लास है अल्कोहल्स हैं या फिनोल्स हैं, इनकी भी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल्स, जस्ट लाइक अल्कोहल दे मे बी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, जिस तरह अल्कोहल्स का हमने पढ़ा था कि अगर उनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम कहते हैं कि मोनोहाइड्रिक है, दो अटैच्ड हैं तो डाईहाइड्रिक एंड सो ऑन। सो सिमिलर इज द केस हेयर, फिनोल्स में भी अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है तो वो कहलाते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल्स। अगर इनमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, जिस तरह एग्जांपल है आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन की, ये कहलाता है डाईहाइड्रिक फिनोल। इसी तरह अगर तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हैं, एग्जांपल इज 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, देन दिस इज अ पॉलीहाइड्रिक फिनोल। तो ये जनरली 3 क्लासेस हो गए हैं फिनोल्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग। अच्छा, दूसरा ये जो वर्ड फिनोल है, दिस इज used as the name of a specific compound called hydroxyl benzene। एक तो इस पूरी क्लास को हम फिनोल्स कहते हैं, और एक इनका बिल्कुल जो फर्स्ट मेंबर है बेंजीन रिंग अटैच्ड विद OH ग्रुप, इसको भी कहा जाता है कि ये फिनोल है, और फिनोल का अपना भी नाम है हाइड्रोक्सिल बेंजीन। ठीक है, इसका सेकंड नेम क्या है? हाइड्रोक्सिल बेंजीन, और कॉमनली इसको हम फिनोल कहते हैं। और इनकी जो पूरी क्लास है, ये तो इसका फर्स्ट मेंबर हो गया, बाकी जो पूरी क्लास है उनको भी हम फिनोल्स ही कहते हैं, जिसमें फिनोल भी आ जाता है और फिनोल के बाकी डिराइवेटिव्स भी आ जाते हैं। फिनोल कंटेनिंग 5% ऑफ वाटर इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। इसके अलावा फिनोल को अगर 5% वाटर के साथ मिला दिया जाए तो इस मिक्सचर को कहा जाता है कार्बोलिक एसिड, और कार्बोलिक एसिड इज़ वन ऑफ द एंटीसेप्टिक है, जिसको बहुत अरसा से काफ़ी अरसे से यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक के तौर पर, या हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल पहला एंटीसेप्टिक है जिसको यूज़ किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्स। तो स्ट्रक्चर फिनोल का हम मुख्तलिफ तरीक़ों से ड्रा कर सकते हैं। अगर इनमें सारे बॉन्ड्स शो हों तो फिर इसका स्ट्रक्चर ये होगा। इसको अगर हम कंडेंस्ड फॉर्म में ड्रा करें तो इनकी सिर्फ रिंग्स हम ड्रा करेंगे विच आर शोन विद सॉलिड लाइंस। अगर हम सारे के सारे बॉन्ड्स शो करते हैं तो ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 1, और इसमें क्या है आप देख सकते हैं, हर एक जो कार्बन है उसके 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक इसका पाई बॉन्ड है। ठीक है, हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। इसके अलावा एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। अब इसमें जो पाई बॉन्ड की लोकेशन है वो क्या है कि अगर हम इसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिखें तो आपने इनको सॉलिड लाइन से शो करना होगा। कार्बन शो हुए हैं बाय द कॉर्नर्स ऑफ दिस रिंग, दिस कॉर्नर्स रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ कार्बन। हेयर इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इसमें जो पाई बॉन्ड है उसको हमने सॉलिड लाइन से शो करना है। इसके अलावा अब ये जो पाई बॉन्ड है ये चूँकि रोटेट करते हैं इस रिंग में, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर में, इफ़ वी गिव देम नंबर
then this is carbon number 1, carbon 2, carbon 3, 4, 5 and 6. अब स्ट्रक्चर नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है। जो पहला पाई बॉन्ड आ रहा है वो कार्बन 2 और 3 के दरमियान है। इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें पाई बॉन्ड आ रहा है 1 और 2 पोजीशन पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई बॉन्ड रोटेट कर रहा है, कभी ये होगा 1-2 पोजीशन के ऊपर और कभी जब इसमें रेजोनेंस इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे तो कभी ये आएगा 2 और 3 पोजीशन के ऊपर। अब चूंकि ये रोटेट कर रहा है यानी किसी भी पोजीशन के ऊपर फिक्स नहीं है, ना 1-2 पोजीशन पे ना 2-3 पोजीशन पे, तो इस वजह से सॉलिड लाइंस के बजाय हम सिंपली एक सर्कल ड्रा कर देते हैं जो शो कर रहा है कि ये पाई बॉन्ड, ये जितने भी 3 पाई बॉन्ड है ये इस तरह रोटेट कर रहे हैं इस रिंग में। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन शो हुआ है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो हुए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, तो ये इसके 2 बॉन्ड हो गए। इसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जिनको हम लोन पेयर कहते हैं, जो इसने शेयर नहीं किए हुए होते। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का भी इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत रोल होता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि होती हैं बिकॉज ऑफ दिस unshared pair of electron, that is lone pair of oxygen on phenols. Next are the physical properties of phenols. So the simple monohydric phenols are either liquid or low melting crystalline solids with distinctive odor. जो बिल्कुल सिंपल और मोनोहाइड्रिक फिनोल हैं जिनमें सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो वो यूजुअली क्या है, या तो लिक्विड स्टेट में है या फिर लो मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। यानी ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको बहुत आसानी से मेल्ट किया जा सकता है और इनका अपना एक डिस्टिंक्टिव ऑर्डर भी होता है, अपना डिस्टिंक्टिव स्मेल होता है। अनलेस सम क्रोमेटोग्राफिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल, फिनोल आर जनरली कलरलेस। और ये जो फिनोल्स हैं जनरली इनका कोई कलर नहीं होता, लेकिन अगर इनमें कोई क्रोमेटोग्राफिक ग्रुप मौजूद है, क्रोमेटोग्राफिक ग्रुप ऐसे ग्रुप्स को कहा जाता है जो कलर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अगर क्रोमेटोग्राफिक ग्रुप मौजूद होगा तो वो कलर को एब्जॉर्ब कर सकेंगे और कलर एब्जॉर्ब करने की वजह से वो फिनोल्स कलर्ड अपीयर होंगे। इसके अलावा फिनोल्स का कलर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स की वजह से भी हो सकता है जो इम्प्योरिटीज़ के तौर पर इनमें मौजूद होंगी। ठीक है, फिनोल्स क्या हैं, इनकी ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाती है अगर ये एयर में मौजूद हैं। तो अगर आपने कोई फिनोल रखा हुआ है एयर में तो वो क्या करेगा, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी एयर में और ऑक्सीडेशन के रिजल्ट से ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो कि कलर्ड हैं तो उन कलर्ड प्रोडक्ट्स की वजह से हमें ऐसे दिखाई देगा जैसे ये फिनोल्स कलर्ड हैं, हालांकि वो कलर्ड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, दे आर जस्ट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन फिनोल्स। Melting point. In accordance with a general rule, symmetrical phenols have higher melting point than unsymmetrical isomers. अच्छा, अब इसमें क्या है, जनरल रूल फिनोल्स के लिए ये है कि जो सिमेट्रिकल फिनोल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और जो अनसिमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो कम होगा। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को देख लेते हैं। सपोज दिस इज अ फिनोल which is attached to chlorine group. This is another isomer of the same compound. Okay. Now if we give them number, this is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अच्छा, अब अगर 1-2 पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो इसको हम कहते हैं कि ये आर्थो पोजीशन है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 2 पोजीशन है, यहाँ पे हम क्लोरीन अटैच कर दें तो इसको हम कहते हैं कि ये आर्थोफिनोल है। अगर 1-3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट की अटैचमेंट हुई है तो उसको हम कहते हैं कि ये मेटा पोजीशन है। जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1, 2, 3, एक सब्स्टिट्यूएंट OH अटैच्ड है विद कार्बन नंबर 1 और क्लोरीन अटैच्ड है एट कार्बन नंबर 3, तो इस पोजीशन को कहा जाता है मेटा पोजीशन। इसी तरह अगर कोई ग्रुप 4th पोजीशन पे अटैच्ड है सब्स्टिट्यूएंट और एक 1 पे अटैच्ड है तो 1-4 पोजीशन को कहा जाता है कि ये पेरा आइसोमर है। अब आर्थो, पेरा और मेटा में से हम अगर देखें तो जो पेरा पोजीशन है वो सिमेट्रिकल है, बाकी आर्थो और मेटा दे आर अनसिमेट्रिकल।
सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जिन ऐसे कंपाउंड जिनमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है जिसके थ्रू आप इनको बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो सपोज दिस इज अ पैरा पोजीशन, अब इसको बिल्कुल सेंटर में हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इस तरह के जो फिनोल्स हैं उनको कहा जाता है कि ये सिमेट्रिकल फिनोल्स हैं। बाकी जो आपका मेटा पोजीशन आ रहा है या आर्थो पोजीशन आ रहा है उसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसको किसी भी पोजीशन पे आप डिवाइड कर दो आपको 2 इक्वल पार्ट्स हासिल नहीं होते, तो इस वजह से इनको कहा जाता है कि ये अनसिमेट्रिकल फिनोल्स हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स देयर मेल्टिंग पॉइंट। जो सिमेट्रिकल अल्केन्स हैं इन विच द अटैचमेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज एट पैरा पोजीशन, दे हैव यूजुअली हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज विच आर अनसिमेट्रिकल इन नेचर। और इसका रीज़न क्या है कि जो पैरा पोजीशन पे अटैच्ड होते हैं तो वो आपस में इंटरेक्टिव फोर्सेस उनकी नहीं होती। देखो जो आर्थो पोजीशन के ऊपर हैं, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, इसमें भी डायपोल है, और ये क्लोरीन है ये भी पोलर है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड भी पोलर है, कार्बन हाइड्रोक्सिल और जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो भी पोलर है। तो ये आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं और आपस में इंटरेक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल बिल्कुल सेपरेट होगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे अलग अलग पड़े हुए होंगे, उनके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होंगी। दिस इज वन आर्थो आइसोमर, दिस इज अनदर, इनकी आपस में इंटरेक्शन है और ये जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो बहुत कम होंगी। ठीक है, क्योंकि जो डायपोल है वो ऑलरेडी खुद में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम रखता है। और मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान कितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अगर उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो तब हम कहते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या कम है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं, इस मॉलिक्यूल के खुद में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। जबकि जो पैरा पोजीशन वाले हैं जो सिमेट्रिकल है, तब उनमें ये जो दो सब्स्टिट्यूएंट है दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से दूर होने की वजह से ये आपस में, जिस तरह यहाँ अर्थ पोजीशन पे उनके डायपोल एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे इनके डायपोल एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो एज अ रिजल्ट इनको क्या करना होगा कि जो दूसरा पैरा पोजीशन वाला होगा, दूसरा पैरा आइसोमर है, तीसरा पैरा आइसोमर है, तो इसकी इंटरेक्शन उनके साथ होगी, और एज अ रिजल्ट ये इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक हुए हैं। अब इनको मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए हमें पहले ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करनी होंगी, इसके बाद इनको मेल्ट करना होगा। अब यहाँ पर फोर्सेस चूँकि बढ़ गई हैं तो इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, या बॉइलिंग पॉइंट आगे हमने पढ़ना है तो वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पर तो चूँकि जो आपके आर्थो वाले आइसोमर हैं उनकी तो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल है वो खुद ही में इतना इन्वॉल्व है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन उसकी ना होने के बराबर है। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑलरेडी अलग अलग पड़े हुए हैं, उसको ब्रेक करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ रही, तो इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। और जो पैरा आइसोमर है जिनको हमने एक्स्ट्रा एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है ताकि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है पहले उनकी भी ब्रेकिंग हो, तो इस वजह से जो पैरा आइसोमर्स हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन देयर आर्थो आइसोमर counterparts. Okay, similar is the case with boiling point. Boiling point of phenol also depends upon the position of various substituents. Ortho-nitrophenols have lower boiling point than meta and para-nitrophenols. जो आपके फिनोल्स हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या है। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर है जहाँ पर वो खुद ही में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी ज़्यादा हैं और जो उसका नेबरिंग मॉलिक्यूल है उसके साथ इनकी इंटरेक्शन ना होने के बराबर है, तो तब इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर इनकी इंटरेक्शन बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ भी है तो तब उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर अगर हम आर्थो को देखें तो आर्थो में OH और जो NO2 है वो बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैच्ड है। OH भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है और NO2 में भी ऑक्सीजन मौजूद है जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है।
तो अब ये मॉलिक्यूल अपने साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करने के बजाय क्या करेगा कि वो खुद ही में इन्वॉल्व हो गया है और इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है। और बॉइलिंग पॉइंट तो इस बात पे डिपेंड करता है कि इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अगर इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमें ज़्यादा एनर्जी देनी है तो तब हम कहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब यहाँ पर तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसके मुकाबले में अगर हम जो पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं उनको अगर हम देखें तो इनकी लोकेशन एक दूसरे से बहुत दूर है, आपस में इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं हो सकता और मजबूरन फिर क्या करना होगा, जो इसके नेबरिंग में मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ ये इंटरेक्ट करेंगे और उनके साथ इंटरेक्ट होने की वजह से सपोज़ ये आपके दो पैरा आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब इनको बॉइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करना होगा ताकि ये एक दूसरे से आज़ाद हो जाएं, उसके बाद इनको बॉइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी तोड़ने के लिए। सो दैट्स वाई जो आपके पैरा आइसोमर्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट वाइल the ortho isomers have low boiling point. Solubility in water. Phenols are moderately soluble in water, but their solubility increases with an increase in the number of hydroxyl group, which cause increased hydrogen bonding. However, this effect is offset by the symmetry of molecules, which helps them to stabilize by themselves. Okay, solubility के लिए भी वही रूल है कि अगर ये मॉलिक्यूल खुद में इन्वॉल्व है, देखें जिस तरह OH और नाइट्रो आर्थो पोजीशन के ऊपर है, तो ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देंगे दूसरे के साथ। अगर वाटर मौजूद है तो उसके साथ तो अब कोई ग्रुप ऐसा नहीं है आर्थो नाइट्रोफिनोल में जो वाटर के साथ भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बना सके। और सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी इस बात पे कि ये मॉलिक्यूल वाटर के साथ कितनी लिंकेज बना सकता है। अब ये मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी खुद में इन्वॉल्व है, ये वाटर के साथ लिंकेज नहीं बना रहा, तो इट मीन्स कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। दूसरा, अगर हम पैरा नाइट्रोफिनोल को देखें तो उसमें OH और नाइट्रो ग्रुप दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वो आपस में बॉन्डिंग नहीं बना सकते, तो वो क्या करेंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उन्हीं के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि अब उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वाटर में, क्योंकि वो उसके साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं। अगर कोई सॉल्वेंट बना रहा है सोल्यूट के साथ बॉन्डिंग, तो इट मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप है दे आर अवेलेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर एंड एज अ रिजल्ट देयर सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर इन वाटर एज कम्पेयर टू आर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, इन ग्रुप्स को चेक करना है। अगर ये करीब करीब हैं, आपस में इनकी बॉन्डिंग है, तो ये बाकी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर सकती हैं, जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट इज एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। एसिडिटी का क्या मतलब है कि अगर कोई ग्रुप ऐसा है, कोई कंपाउंड ऐसा है जो कि हाइड्रोजन एटम डोनेट कर सकता है, तो तब उसको हम कहते हैं कि ये एसिडिक कंपाउंड है। अब अगर हम फिनोल्स को देखें तो फिनोल्स में OH ग्रुप अटैच्ड है और ये हाइड्रोजन ये आसानी से दे सकता है, तो इस वजह से क्या है, फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। लेकिन अगर इनको हम कंपेयर करें अल्कोहल्स के साथ, अल्कोहल्स में भी OH ग्रुप मौजूद है, वो भी प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, तो वो भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनोल्स। और इसका रीज़न क्या है कि जब ये हाइड्रोजन डोनेट करेंगे, ठीक है, सपोज दे डोनेट देयर हाइड्रोजन, देन नेगेटिव चार्ज विल अपेयर ऑन दिस ऑक्सीजन। अब ये जो अल्कोहल्स हैं इनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है, ये इतना ज़्यादा इसको स्टेबलाइज नहीं कर सकते जितना फिनोल्स इनको कर सकते हैं। फिनोल कैन स्टेबलाइज दिस नेगेटिव चार्ज बाय रेजोनेंस। ठीक है, ये रेजोनेंस के थ्रू इसका नेगेटिव चार्ज इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, जबकि अल्कोहल में कोई ऐसा रेजोनेटिंग फिनोमिना नहीं है जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके। So although phenols, alcohols show acidic nature, but their acidic character is much less than that of phenol because they can't stabilize their negative charge through resonance as the phenols do. ठीक है, इसके जो रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये देखें, सपोज दिस इज अल्कोहल। अब अल्कोहल का नेगेटिव चार्ज आता है
बिलो, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन के ऊपर वो नीचे आता है और इस तरीके से ये पूरा जो रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, उसके ऊपर रोटेट करता है और इसमें मौजूद जो हाइड्रोजन है वो आसानी से निकल सकता है, फिनॉक्साइड आयन बना सकता है। मतलब अगर वो प्रोटॉन नहीं भी मौजूद है तो तब भी ये अपने नेगेटिव चार्ज को अपने रिंग के ऊपर रोटेट करके, स्प्रेड करके खुद को स्टेबलाइज कर सकता है और वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद खुद को स्टेबलाइज कर सकते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं और जो खुद को स्टेबलाइज नहीं कर सकते फिर वो कहलाते हैं कि ये लेस एसिडिक हैं, ठीक है। सो फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। Next are the type of reactions of phenols. So phenols generally give two type of reactions. First are the reactions due to hydroxyl group and second are the reactions due to aromatic rings. ये देखें इनमें दो ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर ये रिएक्शंस दे सकते हैं। एक तो इनके साथ ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है इसकी वजह से भी दे सकते हैं केमिकल रिएक्शंस और एरोमेटिक रिंग की वजह से भी दे सकते हैं। फर्स्ट टाइप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से देते हैं तो वो यूजुअली जब ये साल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं, ईथर की फॉर्मेशन करते हैं या एस्टर्स की फॉर्मेशन करते हैं तब फिनोल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप उनमें इन्वॉल्व होता है और इसमें क्या होता है कि जनरली जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान लिंकेज है उसकी स्प्लिटिंग होती है और उसके साथ कोई और ग्रुप अटैच्ड होता है। जिस तरह फिनोल है उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब एक्शन होगा देन इट विल फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड एंड वाटर इज रिलीज, ठीक है। दिस OH फॉर्म बॉन्ड विद द हाइड्रोजन फॉर्मिंग वाटर और सोडियम जो है उसका लिंकेज बन गया है ऑक्सीजन के साथ। अब नाउ दिस सोडियम फिनॉक्साइड इज अ साल्ट, तो साल्ट की फॉर्मेशन में उसका ये OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है और ये जनरली जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व है ये रिएक्शंस फिनोल बहुत कम देता है। ज़्यादातर इसके जो रिएक्शन है दिस आर बिकॉज ऑफ द एरोमेटिक रिंग। सो एरोमेटिक रिंग में ये देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल कोई आता है बिकॉज पाई बॉन्ड पाई सिस्टम इसमें मौजूद है, एरोमेटिक रिंग में मौजूद है जो कि इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है ना। पाई बॉन्ड में क्या चीज़ मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, इलेक्ट्रोफिलिक कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो आएगी और वो सब्स्टिट्यूट करती है किसी भी हाइड्रोजन को और तब उन रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और फिनोल्स के ज़्यादातर रिएक्शन यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। So suppose bromine react with this phenol, then as a result one of the hydrogen is substituted by bromine and HBr is formed as a result. So this type of reactions are known as electrophilic substitution reaction and these are the most common reactions of phenols. Next are the uses of phenols. Phenols are widely used in household products and is intermediate industrial synthesis. Like phenol is used as a disinfectant in household cleaners and in mouthwash. Phenol is one of the first surgical antiseptic, ठीक है। सबसे पहला सर्जिकल एंटीसेप्टिक के तौर पर जो यूज़ हुआ था इट वाज फिनोल। 1865 में ब्रिटिश सर्जन जोसेफ लिस्टर इन्होंने फिनोल को एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ किया था अपने जो ऑपरेटिंग फील्ड है उसमें अपने इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए, जर्म फ्री बनाने के लिए उन्होंने फिनोल को यूज़ किया था। सिमिलरली जो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल हैं उनको डाई इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एजोडाइज बनाने के लिए। ये एजोडाइज हैं, एजोडाइज वो कंपाउंड्स हैं या वो डाइज हैं जिनमें ऐसे नाइट्रोजन का लिंकेज मौजूद होता है। तो ये किस चीज़ से बने हैं, ये बने होते हैं फिनोल से। एक फिनोल का रिंग दूसरा फिनोल का रिंग और इनका नाइट्रोजन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन होता है और जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं कि ये एजोडाइज है। तो एजोडाइज बनाने के लिए यूजुअली फिनोल्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वुड प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, यानी वुड की प्रोटेक्शन करने के लिए उनका जो लाइफ टाइम है उसको इन्हेंस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है फिनोल्स को। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ में भी फिनोल्स को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड एक्सप्लोसिव। जिस तरह पिक्रिक एसिड है ये एक एक्सप्लोसिव है, एस्पिरिन है, ड्रग्स के तौर पर भी इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फिनोल को यूज़ करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, जिस तरह DNA और RNA की जब सेपरेशन की जाती है तो तब फिनोल को यूज़ किया जाता है और फिनोल उनको एक मीडियम प्रोवाइड करता है। एक्सट्रैक्शन टेक्निक है जिसमें हम DNA और RNA को अलग करते हैं बाय यूजिंग फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन टेक्निक।
So this is all about phenol, its uses, chemical properties and important characteristics of phenol.